वेलकम आप सभी का इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। ये फिलॉसफी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अगर मैं कहूँ कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्या आप मानेंगे? आई रिपीट, अगर मैं कहूँ कि जो दुनिया आप अपने आसपास देख रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्या आप मानेंगे? शायद आप बोलेंगे कि ये कैसा सवाल है, ये क्या अजीब सवाल है। लेकिन सोचिए, जो सपने हम देखते हैं वो तब तक बिल्कुल रियल लगते हैं जब तक हम उनसे जग ना जाएं। जब तक हम सपनों में होते हैं हमें वो वाली दुनिया बिल्कुल रियल लगती है कि नहीं लगती है? क्या ये हो सकता है कि जो दुनिया हमें रियल लग रही है वो जस्ट एक इल्यूजन हो? क्या जो हमें इस टाइम सच लग रहा है वो बस हमारा एक परसेप्शन हो भी सकता है। ये सिर्फ एक रैंडम थॉट नहीं है जो अभी अभी मैंने आपसे पूछा। ये कोई एक ऐसी वैसी रैंडम थॉट नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है जो हजारों वर्षों से ह्यूमंस को सोचने पर मजबूर करती आई है। फिलोसफी का क्या मतलब है? एक्चुअल में है क्या फिलोसफी? अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्शन शास्त्र सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बना है, अमीरों के लिए बना है, ये कोई किताबों तक सीमित चीज है, या सिर्फ यूनिवर्सिटी क्लासरूम में डिस्कस होने वाले एक ड्राई टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में फिलोसफी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, चाहे हम इसे डायरेक्टली नोटिस करें या नहीं। खुद सोचो ना, जब आप सोचते हैं कि सच क्या है, जब आप मोरल डायलेमा में फंस जाते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जब आप एक डिसीजन लेने से पहले कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, तो आप जाने और अनजाने में एक फिलोसफर की तरह सोच रहे होते हैं। जो आप थिंकिंग करते हो ना, लॉजिक लगा के, वो एक फिलोसफर का काम होता है। जब एक मान लो कि जब एक 15 साल का बच्चा सोचता है कि क्या स्कूल का एजुकेशन वाकई ज़रूरी है या बस एक सिस्टम है जो सबको फॉलो करना पड़ता है, उस टाइम पे वो क्या कर रहा है? वो थिंकिंग कर रहा है, वो क्वेश्चन उठा रहा है अपने आसपास के दुनिया के सिस्टम को। वो उस टाइम फिलोसफी का पार्ट है। जब एक 30 साल का व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के डिसीजन पर डाउट करता है और सोचता है कि मुझे जो पसंद है मुझे वो करना चाहिए, या फिर जो सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है वो करना चाहिए, ये भी फिलोसफी का पार्ट है। और जब एक 50 साल का इंसान अपने लाइफ का मतलब ढूंढने लगता है और सोचता है कि मेरी पूरी लाइफ का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिलोसफी। यानी फिलोसफी हर उम्र का सब्जेक्ट है, ये एक पर्टिकुलर लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, अमीर लोगों का या फिर क्लासरूम सब्जेक्ट है। हमारी डेली लाइफ, छोटी से छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात में फिलोसफी है। बट फिलोसफी जरूरी क्यों है? किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी समझ आती है जब उसकी ज़रूरत महसूस होती हो। आप शायद सोच रहे हैं कि फिलोसफी का मेरी डेली लाइफ से क्या लेना देना, पर सोचिए, जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक जज
अपना फैसला सुनाता है, वो सिर्फ कानून के रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो जस्टिस और फेयरनेस के फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को भी समझता है। जब एक साइंटिस्ट न्यू थ्योरीज डेवलप करता है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बल्कि लॉजिक और रीजनिंग जो फिलोसफी का एक कोर है उसका भी इस्तेमाल करता है। फिलोसफी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक टेक्निक है लाइफ को जीने की, सोचने की, दुनिया को समझने की। आज दुनिया में ना जितने भी नए नए विचार, आइडियाज आ रहे हैं ना, वो सभी किसी ना किसी तरह से फिलोसफी से जुड़े हैं। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब फिलोसफी के आइडियाज़ हैं जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। अगर आप इन सब कंसेप्ट को डेप्थ से समझना चाहते हैं तो फिलोसफी की दुनिया में कदम रखना जरूरी है। आपको पता है फिलोसफी का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बट काफ़ी सारे तरीके हैं। बट सबसे मेन तरीका पता क्या है, और जो सबसे बेसिक तरीका है, क्वेश्चन एवरीथिंग। फिलोसफी सिर्फ एक ही रूल पर चलती है, क्वेश्चन एवरीथिंग। आपको जो भी सिखाया गया है उस पर सवाल उठाइए। कुछ भी आज तक आपको जो भी सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है कि एटम होते हैं, आप सवाल उठाए। कैसे, हमें कैसे पता, हम कैसे मान लें। आपको बताया गया है कि ये डेमोक्रेसी है, आप सवाल उठाए, हम कैसे मान लें कि ये डेमोक्रेसी है, हमें क्यों डेमोक्रेसी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों चाइना की तरह ऑटोक्रेसी नहीं ले सकते। जब आप ऐसी प्रोसेस में जाते हो देन यू आर यूजिंग द फिलोसफी। फिलोसफी और दर्शन, फिलोसफी और दर्शन दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। फिलोसफी एक रैशनल इंक्वायरी है, जो एग्जिस्टेंस, रियलिटी और नॉलेज के तत्वों को तर्क और विवेचन के माध्यम से समझने का प्रयास करती है। फिलोसफी लॉजिक, एम्पिरिकल रीजनिंग और स्केप्टिसिज्म पर बेस्ड होती है। दूसरी तरफ दर्शन केवल तर्क से सीमित नहीं है, दर्शन केवल तर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुभूति, अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी और अंतर्दृष्टि का भी समावेश करता है। दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार करना भी है। अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो फिलोसफी का जो जन्म है ना, वो ग्रीक सिविलाइजेशन में हुआ था, जिसमें अगर हम फिलोसफी को तोड़े ना तो ये बनेगा फिलोस प्लस सोफिया। फिलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम। यानी ये एक ऐसी चिंतन धारा है जो ज्ञान की तलाश करती है, जिसको ज्ञान से प्यार हो जाता है, उसको फिलोसफी कहते हैं। ये एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का विश्लेषण करती है। वही अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन एक संस्कृत का शब्द है, दृश्य। ये दृश्य से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है देखना या रियलाइजेशन। ये कोई भौतिक दृष्टि नहीं है, जैसे
हम डेली लाइफ में देखते हैं। आप बोलोगे यार हम तो डेली लाइफ में भी देखते हैं, क्या वो भी दर्शन हुआ? नहीं, वो दर्शन नहीं हुआ। ये एनालिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरीकों से सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग है। अगर हम नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस की बात करें तो फिलोसफी रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म और साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म को अपनाती है। डोंट वरी, जब हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि रैशनलिज्म क्या है, एम्पेरिसिज्म क्या है और स्केप्टिसिज्म क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इन चीज़ों की चिंता मत करो, आगे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सबको। फिलोसफी लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करती है मेटाफिजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी जैसे प्रिंसिपल शामिल है। अगर हम फिलोसफी को डिवाइड करना चाहें ब्रांचेस में तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। इसके विपरीत दर्शन की जो नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस है केवल तर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुमान, अनुमान मीन्स इन्फ्रेंस, और उपमान मीन्स एनालॉजी, और शब्द प्रमाण मीन्स स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी। कौन कौन से हैं? एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इन्फ्रेंस, एनालॉजी एंड स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी को भी अपनाता है। ये बुद्धि के साथ अनुभव को भी महत्वपूर्ण मानता है दर्शन। अगर हम ऑब्जेक्टिव और पर्पस की बात करें तो फिलॉसफी का मुख्य उद्देश्य सत्य और ज्ञान की खोज है, जो लॉजिकल डिडक्शन, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और रैशनल थॉट के माध्यम से होती है। एग्जिस्टेंशलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रैशनलिज्म जैसे वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स इसमें शामिल है। वहीं दर्शन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, आत्मज्ञान है और दुख निवारण है। दर्शन विवेक, ध्यान और अनुभव के माध्यम से दिव्य सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग दिखाता है। अगर हम बात करें बुद्ध दर्शन की तो बुद्ध दर्शन में दुख का निवारण और निर्वाण महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हम बात करें वेदांत की तो उसमें ब्राह्मण और आत्मन की एकता को बताया गया है। और अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो उसमें कर्म सिद्धांत और मोक्ष की व्याख्या की गई है। अगर हम मेथोडोलॉजी और एक्सपीरियंस के रूप में भी दोनों को देखें तो दोनों अलग अलग हैं। फिलॉसफी साइंटिफिक मेथड, डायलेक्टिकल रीजनिंग और एम्पेरिकल एनालिसिस का उपयोग करती है। वेस्टर्न फिलोसफर जैसे सोक्रेटिस, कांत, नीत्शे लॉजिकल स्केप्टिसिज्म और क्रिटिकल थॉट को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं दर्शन आध्यात्मिक विधि, यौगिक साधना और प्रत्यक्ष अनुभव को भी शामिल करता है। वेदांत, बुद्धिज्म और उपनिषद के सिद्धांत तर्क के साथ अनुभव के माध्यम से भी सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। दोनों का जो मेन लक्ष्य है ना वो सेम ही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रुथ। अगर हम इंटीग्रेशन और डिस्टिंक्शन की बात करें तो फिलोसफी लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का प्रयोग करती है, जबकि दर्शन रैशनैलिटी के साथ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को भी शामिल करता है।
फिलोसफी थ्योरेटिकल है, जबकि दर्शन एक्सपीरियंशियल है और प्रैक्टिकल है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि फिलोसफी चिंतन है, जबकि दर्शन साक्षात्कार है। अगर हमें फिलोसफी के बारे में गहराई से जानना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फिलोसफी आई कहाँ से, हमें फिलोसफी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हम बिना फिलोसफी के जी नहीं सकते थे। इंसान को वो कौन सी कंडीशंस थी जहाँ पे फिलोसफी की जरूरत पड़ी और तर्क वितर्क करना पड़ा। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें ना, तो उसके लिए ना दो मेन थ्योरीज हैं, एवोल्यूशन और दूसरी क्रिएशनिज्म। जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनिस्ट है जो, वो बिलीव करते हैं कि लाइफ इवॉल्व्ड नेचुरली ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। पर जो क्रिएशनिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर लिविंग इन द अर्थ। तो जो क्रिएशनिस्ट है ना, उनका दुनिया को देखने का बड़ा ही सरल तरीका है। अगर उनसे पूछे कि लाइफ कैसे आई, क्यों आई, कब आई, तो उनका सिंपल एक जवाब होगा, भगवान लेके आए। और अगर दूसरी तरफ एवोल्यूशन की थ्योरी को देखें तो दे बिलीव दैट ऑल लिविंग थिंग्स शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन is supported by evidences such as fossils and the observations that species changes over time। तो हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे एवोल्यूशन के बेस पे। हम स्टार्ट करेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। नियर अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस भी नहीं है उसको जानना। हमें सिर्फ ये जानना है कि 13.8 ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और उसने मदद की लाइफ को फॉर्म करने में। ओके, उसके बाद नियर अबाउट 9.3 बिलियंस बाद, बिग बैंग के 9.3 बिलियंस ईयर के बाद अर्थ का जन्म हुआ। अगर ना आपको पता है ये जो फिलोसफी है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, और कईयों के पास ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होते होंगे जो 4-5 बड़े बड़े शब्द लेके आते हैं और जब कोई डिस्कशन चल रही होती है उसमें वो 4-5 बड़े बड़े शब्द फेंकते हैं और सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और उनका मानना होता है कि आई नो एवरीथिंग। आजकल चल रहा है ना ये ट्रेंड। तो इस लेक्चर को देखने के बाद ना पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो ये बोलने लग पड़ेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि आज तक के जो सबसे महान विचारक रह चुके हैं ना, उनका मानना यही है। जैसे सुकरात वो बोलते हैं मैं वो इंसान हूँ जिसे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे बहुत कम पता है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि मुझे बहुत कम पता है, तब एक्चुअल में आपकी लर्निंग की जर्नी शुरू होगी। सो बैक टू द टॉपिक। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ। उसके बाद नियर अबाउट 9.3 बिलियंस ईयर के बाद अर्थ बनी। ठीक है, उसके बाद 1
बिलियंस ईयर्स के बाद लाइफ फॉर्म हुई अर्थ के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। ये पहली लाइफ थी अर्थ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आए होमो हैबिलियस। आप डिफरेंस देख रहे हो? अब अगर इसकी आप टाइमलाइन देखोगे ना ध्यान से, 2.4 मिलियन, ये मैं काउंट कर रहा हूं आज के टाइम से, 2025 से। 2025 से अगर मैं बैक जाऊं टाइम पे तो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। और जो होमो हैबिलियस है वो 2.4 मिलियंस, मतलब 13 बिलियन साल तक, 13 बिलियन क्या, 13 बिलियन से भी ज़्यादा, 13.5 बिलियन से भी ज़्यादा साल तक कोई नामो निशान नहीं था इंसानों का। और हम मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो होमो हैबिलिस आए, ये हमारे एंसेस्टर तो नहीं है, पर हम ये बोल सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ह्यूमंस की तरह थे। नॉट अर्ली, आज के जो एग्जिस्टिंग ह्यूमंस हैं उनकी तरह, बट बोल सकते हैं कि ये एक तरह की ह्यूमन की शुरुआत हुई। जो होमो हैबिलिस थे ना, उसको हैडीमैन भी बोला जाता है। इस प्राचीन प्रजाति का नाम हैडीमन इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहली स्पीशीज थी जो पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। इससे पहले किसी भी स्पीशीज ने पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए, बट इन्होंने क्या किया, पत्थर का इस्तेमाल किया। इनके फॉसिल्स हमें 1960 में तंजानिया की ओल्ड वोई गोर्ज में मिले। तब हमें पता लगा कि एक ऐसी स्पीशीज भी थी। होमो हैबिलिस की ऊंचाई लगभग 3.5 से 4.5 फीट तक होती थी और वजन करीब 30 से 35 किलो। और इनके जो दिमाग का आकार था ना, वो 500 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में था। उसके बाद आए होमो इरेक्टस। नियर अबाउट 1 मिलियन साल तक इन्होंने राज किया होमो हैबिलिस ने। उसके बाद आए होमो इरेक्टस। इंसान अभी तक भी नहीं आए। ओ होमो इरेक्टस एक ना बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन था। क्यों? क्योंकि जो मेरे होमो हैबिलिस थे ना, वो 4 टांगों पे चलते थे, 4 पैरों पे, मतलब 2 हाथ और 2 पीछे टांग, जैसे अभी हमारे है। वो चारों का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। पर होमो इरेक्टस ऐसे पहले थे जो सीधे थे। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जो पहले पूर्वज थे जिन्होंने अफ्रीका से बाहर निकलकर अन्य जगह पे बसना शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि पहले तो इनके 2 हाथ फ्री हो गए। 2 हाथ फ्री हो गए तो अब इनके पास मौका आ गया नई नई चीज़ें डिस्कवर करने का, नई नई चीज़ें ट्राई करने का। तो इन्होंने अलग अलग जगह जाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आए नियंडरथाल्स। ये प्रजाति यूरोप और एशिया में पाई गई थी और करीब 40,000 साल पहले तक जीवित रही। 400,000 ईयर्स पहले ये शिकार करते थे, औजारों का मतलब टूल्स का उपयोग करते थे। और कुछ एविडेंसेस के अनुसार अपने जो मृतिक, अपने जो इनके रिश्तेदार थे ना, उनको दफनाते भी थे।
ओके। तो उसके बाद आए होमो सैपियंस, हमारे पूर्वज, मॉडर्न मैन, मॉडर्न ह्यूमन। ये हमारी प्रजाति है। अब खुद देखो यार, नियर अबाउट 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ, और उसमें से जो हमारा टाइम है ना, वो सिर्फ 4000 ईयर है, 400,000 ईयर्स है। मतलब कितने कम टाइम से, और वो भी हम आज के ह्यूमंस की तरह नहीं है, होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस की सबसे बड़ी खासियत पता क्या थी? इन्होंने झुंड में रहना शुरू कर दिया, और ये अलग अलग जगह पे जाने लग पड़े। ये अफ्रीका में गए, ये एशिया में गए, ये यूरोप में गए, अलग अलग जगह में। बट लेकिन जो सबसे रेवोल्यूशनरी फेज था ना, वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे ही ह्यूमंस ने खेती करना सीखा ना, उनकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, उसकी एक बुनियादी शुरुआत एग्रीकल्चर से ही हुई है। जब इंसान शिकार और जंगल से खाना इकट्ठा करने वाले नोमैडिक लाइफ से निकलकर खेती कर पाया ना। पहले क्या होता था, नोमैडिक लाइफ होती थी इंसान को, वो झुंड में रहते थे, कभी एक जगह रहना, और जैसे देखा कि खाना कम हो गया तो चलो दूसरी जगह चले जाना। बट एग्रीकल्चर ने चेंज कर दिया। एग्रीकल्चर से पहले इंसान भटकता था एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर ने परमानेंट रेजिडेंट का कंसेप्ट इवॉल्व किया। इंसान को पहली बार ऐसा लगा, नहीं, हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हम एक जगह भी रह सकते हैं। इसके कारण गांव और नगर बसे, और नए नए तरीके से जीने का अवसर मिला। पहले सिर्फ एक ही तरीका था, खाओ पियो ऐश करो। जब देखा कि खाना कम हो गया, अब यहाँ पे शिकार नहीं है, तो चलो अगली जगह चलो, वहां पे जाके शिकार करो। बट अब ऐसा नहीं था, क्योंकि अब आपके पास सरप्लस फूड था। आप खेती कर रहे हो, चावल उगा रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, एज ए सरप्लस आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, और जब भी जरूरत पड़ती है उसको पका रहे हो और खा रहे हो, और आपके मजे ही मजे। बट इसमें काफी सारी दिक्कतें आनी भी शुरू हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, क्यों एग्रीकल्चर ने ना एक और कंसेप्ट को फॉर्म किया, वो थी प्रॉपर्टी। पहले क्या था, पहले हम जंगल में जहां मन करता था वहां घूमते थे। पर एक जगह रहने से कारण क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया। अब इंसान बोलने लग पड़ा, ये खेत मेरा है, ये भी खेत मेरा है, वो भी खेत मेरा है। जो तो हट्टा कट्टा होता था, वो तो दूसरों के ऊपर रोब जमाता था कि भाई नहीं, ये 10 गांव मेरे हैं, ये 2 खेत तुम्हारे हैं। उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण इनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई। हमें लगता है कि इनइक्वालिटी आज की प्रॉब्लम है, बट इनइक्वालिटी सालों हजारों सालों पहले से स्टार्ट हो गई थी, जब एग्रीकल्चर आई थी। बट अब क्या किया, बड़ा ही बड़े ध्यान से सुनो यार, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है ये। एग्रीकल्चर ने टाइम दिया ह्यूमंस को सोचने का।
आप खुद सोचो, अगर आज मैं एक आदमी को बोल लूँ जो सारा दिन काम करके आया है और शाम को उसको बोलूँ चलो आज फिलोसफी पढ़ते हैं, क्या वो फिलोसफी पढ़ पाएगा? वो बोलेगा मुझे खाना दो और सोने दो भाई, कल को काम पर फिर जाना है। और यही लाइफ पहले इंसानों की थी। बट अगर उसी इंसान के पास मैं 1 करोड़ दे दूं और बोलूं कि तुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तू ऐश के साथ ज़िंदगी जी सकता है, तो हो सकता है कि वो उसका इंटरेस्ट चाहे फिलोसफी के ऊपर। यही हुआ इनिशियल इंसानों के साथ भी। जब उनके पास सरप्लस फूड आई ना, तो अब उनके पास सोच विचार का टाइम आया। वो नए नए खिलौने बनाने लग पड़े, नए नए औजार बनाना शुरू कर दिया, नई नई चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अब नई नई खोजें होने लग पड़ी। उन्होंने त्योहार मनाना शुरू कर दिया, उन्होंने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। मतलब कि वो सभी चीज़ें बनाने लग पड़े जो एक सोसाइटी को चलाने के लिए ज़रूरी थी। और काफ़ी सारे उसमें लॉजिकल बंदे भी थे। अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आने लग पड़े कि भाई ये सारा फंडा है क्या? हम यहाँ पे क्यों हैं? हम कौन है? और ये यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्या कोई इसे चला रहा है या खुद ही चल रहा है? लॉजिकल लग रही है ना बात? जब मेरे पास सरप्लस फूड है और ना ही मेरे सबसे बड़ी बात पता क्या है? आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन है ना, जेन जी जनरेशन या फिर उससे पहले वाली जनरेशन, वो क्यों नहीं सोच पाते थे? खासकर जेन जी जनरेशन क्यों नहीं सोच पा रही इन क्वेश्चंस को? क्योंकि उनके पास भाई साहब एंटरटेनमेंट के इतने रिसोर्सेज आ गया ना, नेटफ्लिक्स, प्राइम, आईपीएल, फुटबॉल, एनिमे और पता नहीं क्या क्या। अब इंसान मुझे लगता है दोबारा से फिर गुलाम हो रहा है। नोमैडिक लाइफ शुरू हो गया है इंसान की। टाइम ही नहीं है यार। स्मार्टफोन ने इंसानों को बेवकूफ बना दिया है। और जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तब उनके पास टाइम आ गया सोचने का। अब वो कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि भाई तू मोटा क्यों है, एक बोल रहा है कि भाई मैं इतना पतला क्यों हूं, एक बोल रहा है कि मैं इतना छोटा क्यों हूं, दूसरा बोल रहा है कि मैं इतना लंबा क्यों हूं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रेस में। और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बड़ी होने लग पड़ी ना, वैसे वैसे अब हमें ट्रेड करने की भी जरूरत पड़ने लग पड़ी। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो जो गांव होते थे ना, वो काफ़ी छोटे छोटे होते थे, 10-15 लोगों के गांव। पर जैसे जैसे सरप्लस हुआ, ज़्यादा बच्चे होने लग पड़े। पहले बहुत कम बच्चे जिंदा रह पाते थे क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। पर लेकिन अब एक ही जगह रहते थे तो बच्चों को लालन पालन अच्छी तरह से हो पाता था। तो धीरे धीरे कुछ साल बीते, बड़ी सोसाइटी होने लग पड़ी। अब इनक्वालिटी तो हुई, उसके कारण जिसके पास ज़्यादा धन था, ज़्यादा पैसे थे, ज़्यादा शक्ति थी, वो एक तरह का वहाँ का उस कस्बे का उस छोटी सी सोसाइटी का राजा बन गया। अब राजा बन गया तो उसको, अब जैसे होमोसेपियंस तो काफ़ी जगह फैल गए थे, तो एक जगह तो सारे रिसोर्सेज होंगे नहीं, तो उनको और भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेंगी। जैसे मान लो कि जो नदी के किनारे सोसाइटी वैसी, वो उनके पास तो पानी की कोई कमी नहीं है, मछली भी खाते हैं वो। बट उनके पास वैसी एग्रीकल्चर नहीं है जो दूसरी जगह होती है। तो धीरे धीरे ट्रेड होने लग पड़ा। अब ट्रेड होने लग पड़ा तो ट्रेड में काफ़ी सारी मुश्किलें भी आने लग पड़ी। भाई कौन इतना हिसाब किताब रखे? तो हिसाब किताब रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए राइटिंग राइटिंग का जन्म हुआ। और ये इंसान की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन थी, राइटिंग। अब राइटिंग ने फिलोसफी में
राइटिंग ने फिलोसफी को कैसे मदद की। अब जो पहले थे ना, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदे, काफ़ी लॉजिकल बंदे, वो जब अपनी बातें बोलते थे ना तो 10 लोग, 15 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लोग सुन लेते थे। अब जिसको जैसे समझ आई उसने वैसे वो बात सुन ली और चला गया। लेकिन राइटिंग के बाद क्या हुआ, जो लॉजिकल बंदा था ना, जो इंटेलिजेंट बंदा था, उसने अपनी लॉजिक लिखना शुरू कर दिया, ताकि जो मैं एक्चुअल में बोल रहा हूँ ना, बाकी लोगों को भी वही सुने, बाकी लोग भी वही समझे। खुद सोचो कितना कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट फेस रहा होगा ये। एक टाइम तक मान लो कि अब जो न्यूटन थे उन्होंने ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया, मान लो कि हमारे पास लिखने का कोई साधन ही नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि आज हमें पता होता कि न्यूटन ने क्या बोला था। वैसे ही धीरे धीरे लिखने की शुरुआत हुई, तो फिलोसफरों ने अपने आइडियाज लिखना शुरू कर दिए। तो इसी से जन्म हुआ फिलोसफी का। बिग बैंग से लेके राइटिंग तक ये कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। और इसमें मैंने सब कुछ, मान लो कि अब खुद सोच लो कि पिछले आधे घंटे में या 1 घंटे में मैं आपको पिछले 13 बिलियन साल का सब कुछ तो नहीं बता सकता। ये जस्ट एक कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए है कि फिलोसफी कहाँ से आई और किस कंडीशन ने फिलोसफी को जन्म दिया। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फेज क्या था, एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर ने क्या किया, हमें टाइम दिया सोचने का। और इस लेक्चर के बाद 2 तरह के लोग होंगे, या तो अगले लेक्चर में भाग लेंगे या फिर भाग लेंगे। दो ही बातें हो सकती है ना, या तो वो पूरी डेडिकेशन के साथ भाग लेंगे या फिर यहां से भाग ही लेंगे। तो as we move forward in our journey of philosophy, let's not forget that it all began with a seed in the soil. It is 100% correct. अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो आज हमारे जो महान फिलोसफर है ना, सोक्रेटिस, नीचे, गौतम बुद्ध, महावीर और भी बड़े बड़े, वो नहीं होते, हम आज भी शायद नोमैडिक लाइफ ही जी रहे होते, हुला लू कर रहे होते जंगलों में। कोई टेंशन नहीं होती ऑफिस जाने की, सुबह उठ के बहुत बढ़िया ज़िंदगी होती है। ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। ऐसा भी होता है कि रात को हम सोचे, सुबह हमें शेर खाता और टाइम फेस सब कुछ खत्म। सो थैंक यू। आई होप फिलोसफी का कंटेक्स्ट आपको समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतर किया जा सकता था तो आप कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर करें और बताएं कि इस लेक्चर्स को और कैसे अच्छा किया जा सकता था। तो यहाँ से हम फिलोसफी स्टार्ट करेंगे। हम वेस्टर्न फिलोसफी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों प्लेटो ने जो काम किया वो क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि प्लेटो को वो सारे काम करने पड़े जो उसने किए। और क्यों वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर रहे प्लेटो, कि जिनके आइडियाज हम आज भी फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज पे हम आज भी काम कर रहे हैं।
आज भी उनका इन्फ्लुएंशियल है हमारी डेली लाइफ पे। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।